अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम आइगन फंक्शंस और आइगन वैल्यूज से रिलेटेड एक इम्पॉर्टेंट थ्योरम करेंगे। तो बेसिकली ये जो थ्योरम है ये रेगुलर एसएल इक्वेशन के लिए है। तो ये थ्योरम स्टार्ट करने से पहले हम आइगन वैल्यू और आइगन फंक्शन की डेफिनेशन देख लेते हैं। तो आइगन जो है मैं सिंपली हम इसको क्विकली हम डिफाइन करेंगे। तो बेसिकली आइगन वैल्यू जो है वो क्या होती है कि ये जो हमारा लैम्डा ये आइगन वैल्यू देगा हमें, लेकिन हम किस वैल्यू को आइगन वैल्यू कहेंगे जिसके करस्पॉन्डिंग हमें नॉन जीरो सोल्यूशन मिले। तो अगर हम ऑब्जर्व करें तो अगर मैं इस इक्वेशन में अगर मैं u इक्वल टू यानी u ऑफ x जो है अगर मैं ज़ीरो पुट करूं तो मेरे पास ये आ जाएगा l ऑफ ज़ीरो प्लस लैम्डा टाइम्स w मल्टीप्लाई ज़ीरो। तो ये मेरे पास ज़ीरो आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि u ऑफ x ज़ीरो जो है इसका हमेशा सोल्यूशन होगा। तो ऐसे सोल्यूशन को हम क्या कहते हैं? ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। ठीक है, ट्रिवियल सोल्यूशन यानी कि u ऑफ x अगर हम जीरो पुट करें यानी हमें कंप्यूट नहीं करना पड़ा, इस इक्वेशन को सॉल्व नहीं करना पड़ा, तो हमें डायरेक्ट इसका सोल्यूशन मिल गया। तो अगर मैं u ऑफ x जीरो पुट करूं तो इसका आंसर जीरो आ रहा है। तो ऐसे सोल्यूशन को ट्रिवियल सोल्यूशन कहते हैं। तो हमारा टारगेट ये होता है कि हमने नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन फाइंड करने हैं। तो नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन से मुराद क्या है हमारा? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन से मुराद है कि u ऑफ x जो है वो हमारा नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो हमने ऐसे सोल्यूशन फाइंड करने हैं जो जीरो के इक्वल ना हो और हमारी इस इक्वेशन को भी एसएल इक्वेशन को भी सेटिस्फाई करें। तो उसके लिए ऐसी लैम्डा की वैल्यूज जिनके लिए मेरे पास u ऑफ x इज u ऑफ x नॉट इक्वल टू जीरो सोल्यूशन मिले, ऐसे लैम्डा को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। और ऐसा सोल्यूशन जो नॉट इक्वल टू जीरो हो, इस लैम्डा के करस्पॉन्डिंग जो मिलेगा उसको हम क्या कहते हैं? आइगन फंक्शन कहते हैं। यानी लैम्डा हमारी आइगन वैल्यू होगी और इसको हम आइगन वैल्यू तभी कहेंगे जब हमें क्या मिले? नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिले। यानी इसके करस्पॉन्डिंग हमें नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन मिलना चाहिए। तो ऐसी लैम्डा की वैल्यू जिसके लिए नॉन ट्रिवियल सोल्यूशन यानी u ऑफ x इज नॉट इक्वल टू जीरो मिले, उसको हम आइगन फंक्शन कहते हैं और उस लैम्डा को हम आइगन वैल्यू कहते हैं। तो यहाँ पे हमने इस थ्योरम में हमने क्या कंसीडर किया? हमने एक रेगुलर एसएल सिस्टम कंसीडर किया है। तो यहाँ पे ये जो बाउंड्री कंडीशंस हैं ये हमने रेगुलर एसएल के लिए पहले भी डिफाइन कर चुके हैं। तो यहाँ पे हमारे पास इनके ऊपर कंडीशन ये होती है कि ये दोनों के दोनों सेम टाइम में जीरो नहीं हो सकते। यानी या तो अल्फा वन नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए या फिर अल्फा टू जो है वो नॉट इक्वल टू जीरो होना चाहिए। तो दोनों में से एक का नॉट जीरो होना जरूरी है। यानी या तो अल्फा वन नॉट इक्वल टू जीरो होगा या फिर आपके पास अल्फा टू जो है वो नॉट जीरो होगा। और इसी तरह बीटा वन के लिए यानी बीटा वन जो है वो भी नॉट इक्वल टू जीरो होगा या फिर आपका बीटा टू जो है वो नॉट जीरो होगा। यानी दोनों के दोनों सेम टाइम में जीरो नहीं हो सकते और ये भी दोनों के दोनों सेम टाइम में जीरो नहीं हो सकते। एल यहाँ पे वही हमारा एसएल ऑपरेटर को ज़ाहिर कर रहा है। तो ये थ्योरम क्या स्टेट कर रहा है? अगर हमारे पास कोई रेगुलर एसएल सिस्टम है और लैम्डा हमारे पास कोई आइगन वैल्यू है, तो उस आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। जो u ऑफ x मिलेगा वो यूनिक होगा। यानी एक लैम्डा की वैल्यू के लिए एक ही सोल्यूशन मिलेगा। तो अगर मेरे पास लैम्डा की दो वैल्यूज होंगी, फॉर एग्जांपल इस इक्वेशन को हमने सॉल्व कर रहे हैं तो लैम्डा की दो वैल्यूज आई हैं, तो इसके करस्पॉन्डिंग मुझे दो सोल्यूशन मिलेंगे। अगर लैम्डा की एक वैल्यू मिली है तो उसके करस्पॉन्डिंग मुझे एक सोल्यूशन मिलेगा। यानी एक लैम्डा की वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें एक यूनिक सोल्यूशन मिलेगा। दूसरे लफ्जों में ये थ्योरम इस तरह भी स्टेट कर सकते हैं कि एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग यानी रेगुलर एसएल सिस्टम है तो एक आइगन वैल्यू के करस्पॉन्डिंग हमें जो सोल्यूशन मिलेंगे वो लीनियरली अगर हम मतलब हम कहते हैं कि देयर इज ओनली वन लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन। तो अगर हम ये कहते हैं कि अगर हमें दो सोल्यूशन मिल रहे हैं तो वो लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यानी अगर मैंने कोई सिस्टम सॉल्व किया यानी लैम्डा के करस्पॉन्डिंग आप कहते हैं कि आपको लैम्डा के करस्पॉन्डिंग दो सोल्यूशन मिल गए हैं, एक फाई ऑफ एक्स मिल गया और दूसरा सोल्यूशन आपको साई ऑफ एक्स मिल गया। यानी ये u ऑफ x आपको मिला है और दूसरा u ऑफ x जो है वो आपको साई ऑफ x मिला है। यानी एक लैम्डा के करस्पॉन्डिंग अगर आपको दो सोल्यूशन मिले हैं तो ये आपस में क्या होंगे? लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। ठीक हो गया। यानी ये थ्योरम इस तरह स्टेट है कि अगर हमारे पास दो सोल्यूशन लैम्डा की एक वैल्यू के लिए हमें लीनियरली इंडिपेंडेंट एक ही सोल्यूशन मिलेगा। अगर हमें लैम्डा के करस्पॉन्डिंग दो सोल्यूशन मिल रहे हैं तो वो आपस में लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। तो दो सॉल्यूशंस को हम लीनियरली डिपेंडेंट कैसे शो करते हैं? उसका तरीका ये होता है कि हमें ये शो करना होता है कि रॉस्कियन ऑफ फाई ऑफ एक्स कॉमा
साई ऑफ एक्स, जिसको हम इस तरह भी लिख लेंगे डब्ल्यू ऑफ फाई कोमा साई ऑफ एक्स जो है ये आपका अगर ज़ीरो के इक्वल आ जाए तो फाई और साई जो हैं वो लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, और अगर आपका W जो है वो नॉट इक्वल टू ज़ीरो आ जाए तो फिर ये लीनियरली इंडिपेंडेंट होते हैं। ठीक है, ओके, यानी क्लियर है बात कि हमने क्या करना है, अगर हमें एक लैम्डा गिवन, हमने एक लैम्डा फाइंड किया, उसके करस्पॉन्डिंग अगर हमें दो सोल्यूशन मिल रहे हैं तो वो दो सोल्यूशन जो है लीनियरली डिपेंडेंट कब होंगे, जब उनका रोस्कियन जो है वो ज़ीरो के इक्वल आ जाए, और अगर उनका रोस्कियन ज़ीरो के इक्वल ना आए तो फिर हम कहते हैं कि वो दोनों जो फंक्शन है वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। ठीक है, और रोस्कियन की एक और प्रॉपर्टी होती है कि अगर रोस्कियन जो है आपका किसी भी एक पॉइंट के ऊपर, कोई भी आप कह लें कोई एक्स नॉट के ऊपर अगर वो ज़ीरो के इक्वल है, तो दिस इम्प्लाइज के डब्ल्यू ऑफ फाई साई ऑफ एक्स जो है वो ज़ीरो के इक्वल होगा फॉर ऑल एक्स बिलोंग्स टू इंटरवल ए कोमा बी, यानी अगर हमारे पास कोई भी पॉइंट जो है इस इंटरवल ए बी में से बिलोंग कर रहा है और किसी एक पॉइंट के लिए रोस्कियन ज़ीरो आ गया, तो इसकी ये प्रॉपर्टी होती है कि फिर वो उन तमाम पॉइंट्स के लिए क्या हो जाएगा, ज़ीरो के इक्वल हो जाएगा। तो बेसिकली यही मेन आइडिया है, अगर ये वाला क्लियर हो गया तो ये थ्योरम जो है ये आसानी से प्रूफ हो जाएगा। तो मैं एक दफ़ा दोबारा क्लियर कर दूं कि हमें क्या करना है, हमने रेगुलर एसएल इक्वेशन ली है इन बाउंड्री कंडीशंस के साथ, तो हमें ये शो करना होगा कि उसका सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। तो अगर मेरे पास एक से ज़्यादा सोल्यूशन होंगे, जैसे यहाँ मैंने फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स रखा है, तो वो हमें क्या मिलेंगे, लीनियरली डिपेंडेंट मिलेंगे। और लीनियरली डिपेंडेंट कैसे शो करते हैं, हमें ये शो करना होगा कि रोस्कियन जो है वो किसके इक्वल होता है, ज़ीरो के इक्वल होता है। तो अब हमने शो ये करना है कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो हम कंट्रेरी फर्ज कर लेते हैं, कंट्रेरी सपोज दैट कि हमारे पास फाई ऑफ एक्स और साई ऑफ एक्स जो है आर टू सॉल्यूशंस ऑफ, इसका नाम रख लेते हैं इक्वेशन वन। तो ये इक्वेशन वन के दो सोल्यूशन हैं, सोल्यूशंस ऑफ इक्वेशन वन है। ठीक है, तो अगर ये इसका सोल्यूशन है तो इसका मतलब है हमारे पास क्या होगा कि एल ऑफ फाई ऑफ एक्स प्लस लैम्डा टाइम्स डब्ल्यू फाई ऑफ एक्स जो है वो भी ज़ीरो के इक्वल होगा, एल टाइम्स एल ऑफ साई ऑफ एक्स प्लस लैम्डा डब्ल्यू साई ऑफ एक्स जो है वो भी क्या होगा, ज़ीरो के इक्वल होगा। अब क्योंकि ये हमारे इस सिस्टम के सोल्यूशन है एसएल के, तो ये इन बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो ये पहली कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, दूसरी कंडीशन को भी सेटिस्फाई करेंगे, लेकिन हमें एक कंडीशन अगर हम कंसिडर कर लें तो उससे ये हमारा प्रूफ हो जाएगा, तो दूसरी वाली कंसिडर करने की ज़रूरत नहीं है। तो इसका मतलब है कि फाई ऑफ एक्स इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो दिस इम्प्लाइज एल्फा वन, और यहाँ आ जाएगा आपका फाई ऑफ ए प्लस एल्फा टू फाई प्राइम ऑफ ए, वो भी ज़ीरो की इक्वल होगा। और दूसरी क्वेश्चन आपके पास बनेगी क्योंकि साई ऑफ एक्स भी हमारा सोल्यूशन है तो ये भी इस बाउंड्री कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा, तो यहाँ आ जाएगा एल्फा वन साई ऑफ ए प्लस एल्फा टू साई प्राइम ऑफ ए इज़ इक्वल टू ज़ीरो। ओके, अब यहाँ पे हम क्या करते हैं, हमने यहाँ से अल्फ़ा वन की वैल्यू निकाल ली है, तो यहाँ पे ये मैं फ़र्ज़ कर रहा हूँ पहले कि अगर मेरा जो है अल्फ़ा वन जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास दो पॉसिबिलिटीज़ हैं ना, कि हमने ये कहा कि अल्फ़ा वन ज़ीरो नहीं होगा या फिर अल्फ़ा टू जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं होगा। तो पहले मैं ये फ़र्ज़ कर रहा हूँ कि मेरा अल्फ़ा वन जो है वो ज़ीरो की इक्वल नहीं है, ठीक है, और अल्फ़ा टू को हमने आर्बिट्री रखा है, ये ज़ीरो हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो अगर अल्फ़ा वन ज़ीरो नहीं है तो फिर हमने क्या करना है, हमने यहाँ से अल्फ़ा वन की वैल्यू निकालनी है। तो जैसे हम दो इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं आमतौर पे, अगर मेरे पास कोई दो इक्वेशन मैंने सॉल्व करनी है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू 9, 5x प्लस 7y इक्वल टू 5, तो हम क्या करते हैं, ये कोफिशिएंट आपस में बराबर करते हैं, इसको हम 5 से मल्टीप्लाई कर देते हैं और इस वाली को हम क्या करते हैं, हम यहाँ 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो हमारे कोफिशिएंट जब बराबर हो जाते हैं हम माइनस प्लस माइनस करते हैं तो आंसर निकल आता है। तो यहाँ से मैंने अल्फ़ा वन की वैल्यू निकालनी है, तो मैं इन दोनों का कोफिशिएंट बराबर करूँगा। तो अब यहाँ पे फाई प्राइम ऑफ ए है और यहाँ साई प्राइम ऑफ ए है, इस वाली इक्वेशन को मैं मल्टीप्लाई करूँगा क्योंकि मैंने सेम बनाना है, इस वाली को हम मल्टीप्लाई करेंगे
साई प्राइम ऑफ ए से, और इस वाली को हम करेंगे फाई प्राइम ऑफ ए से, जैसे हम यहाँ पे करते हैं। अगर मैंने ये कोफिशिएंट बराबर बनाने होते, इस वाली को मैंने 2 से मल्टीप्लाई करना था और इस वाली को मैंने 3 से मल्टीप्लाई करना था। तो इस वाली को अब हम साई प्राइम ऑफ ए से करें और नीचे वाली को हम फाई प्राइम ऑफ ए से मल्टीप्लाई करें, तो क्या आंसर आ जाएगा? ये आ जाएगा अल्फा 1 और फाई ऑफ ए और साई प्राइम ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, और फिर उसके बाद प्लस अल्फा 2, और यहाँ पर मैंने साई प्राइम ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, तो साई प्राइम ऑफ ए फाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। और दूसरी क्वेश्चन आ जाएगी मेरे पास, दूसरे वाली को मैंने फाई प्राइम से मल्टीप्लाई करना है, तो अल्फा 1 और यह आ जाएगा फाई प्राइम ऑफ ए और साई ऑफ ए और प्लस यहाँ पे अल्फा 2, और इस वाली को मैंने फाई प्राइम ऑफ ए से मल्टीप्लाई किया, तो साई प्राइम ऑफ ए और फाई प्राइम ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर मैं देखूं तो ये वाले अब कोफिशिएंट सेम बन गए, इन दोनों को माइनस कर देते हैं, ये कैंसिल हो गया, तो मेरे पास आंसर क्या आ जाएगा? अल्फा 1 फाई ऑफ ए साई प्राइम ऑफ ए, यानी यहाँ से ये रकम आ गई, और फिर माइनस अल्फा 1 और फाई प्राइम ऑफ ए साई ऑफ ए इज इक्वल टू 0, यानी पहले ये वाली और फिर माइनस ये वाली रकम आ गई। अब इन दोनों में से अल्फा 1 कॉमन आ रहा है, तो अल्फा 1 कॉमन ले लेते हैं, ये आ जाएगा फाई साई प्राइम, या ए भी लिख लें, फाई ऑफ ए और साई प्राइम ऑफ ए माइनस फाई प्राइम ऑफ ए और साई ऑफ ए इज इक्वल टू 0। तो अगर हम रिकॉल करें तो ये वाला जो है ये हमारे पास रोस्कियन बन गया, ठीक है। तो ये आ जाएगा अल्फा 1 और मल्टीप्लाई रोस्कियन ऑफ फाई कॉमा, जो कि हमने पिछले लेक्चर में डिफाइन किया था, तो रोस्कियन ऑफ फाई और कॉमा साई, और यहाँ पे ए इज इक्वल टू 0। अब ये दो रकमों की प्रोडक्ट 0 की इक्वल है, हमने कहा हुआ है कि अल्फा 1 जो है वो 0 की इक्वल नहीं है। अगर अल्फा 1 0 की इक्वल नहीं है तो इसका मतलब है कि हमारा W ऑफ फाई साई ऑफ ए जो है वो किसकी इक्वल है? 0 की इक्वल है, ठीक है। तो जैसा कि मैंने यहाँ पे बोला था कि अगर वो किसी एक पॉइंट के लिए उसका आंसर 0 आ जाए, तो इसका मतलब है कि रोस्कियन जो है वो तमाम वैल्यूज़ के लिए क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो इसका मतलब है अगर ए पे 0 है तो रोस्कियन जो है तमाम वैल्यूज़ के ऊपर वो क्या आ जाएगा? 0 आ जाएगा। तो फॉर ऑल एक्स इज इक्वल टू 0, एक्स बिलोंग्स टू ए से बी। तो ये इसकी प्रॉपर्टी होती है कि अगर किसी एक पॉइंट पे 0 आ जाए, इसका मतलब है कि वो सेट के तमाम पॉइंट्स के ऊपर उसका आंसर क्या आएगा? 0 आएगा। इसका मतलब है कि W रोस्कियन जो है वो किसके इक्वल आ रहा है? 0 के इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट और बात है कि हमने एबल्स लेमा का भी इसमें रेफरेंस देना होता है। तो एबल्स लेमा के मुताबिक क्या था हमारे पास? तो एबल्स लेमा के हमारे पास था कि P टाइम्स W जो है वो किसके इक्वल होता है? किसी कांस्टेंट के इक्वल होता है। और यहाँ पे हमारे पास रेगुलर एसल इक्वेशन है, तो रेगुलर एसल इक्वेशन में P ऑफ x जो है वो ग्रेटर देन 0 होता है। तो बेसिकली इसका मतलब है कि W को लिख सकते हैं हम C ओवर P। तो अगर हम बहरहाल ऐसा ना भी लिखें तो हम डायरेक्ट भी कह सकते हैं कि अब ये रकम जो है नॉट इक्वल टू 0 है, और W रोस्कियन जो है वो किसके इक्वल आ गया? 0 के। तो ये वाली रकम जो है W आपका क्या आ जाएगा? बेसिकली 0 आ जाएगा, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे अब हमने क्या कहा कि हमारा जब W 0 आ जाए, तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब रोस्कियन जो है वो हमारा 0 आ जाए तो वो क्या होते हैं? लीनियरली डिपेंडेंट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हमने यहाँ पे कहा था कि हमारे पास ये जो दो सोल्यूशन है वो बेसिकली डिफरेंट सोल्यूशन है। तो डिफरेंट सोल्यूशन का मतलब यही है कि हमने लेट किया है कि जो टू सोल्यूशन जो हैं वो लीनियरली आपके पास लीनियरली इंडिपेंडेंट है, क्योंकि हमने प्रूव ये करना था हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही सोल्यूशन है। तो मैंने कंट्रेरी फर्ज किया था कि मेरे पास दो सोल्यूशन है, यानी दोनों डिफरेंट सोल्यूशन है, तो इसका मतलब है कि दोनों लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है। जब मैंने ये सारा प्रोसेस किया तो रोस्कियन मेरे पास क्या आ गया? 0 की इक्वल आ गया। तो जब रोस्कियन 0 की इक्वल आ गया तो यहाँ पे मैंने बताया था कि जब रोस्कियन 0 आए तो इस बात का मतलब है कि वो क्या है? लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये वाली बात हमें बता रही है कि फाई और साई जो है वो आपके पास लीनियरली डिपेंडेंट है, लेकिन हमने तो कहा हुआ था कि वो लीनियरली इंडिपेंडेंट है। तो ये हमारे पास क्या आ गई है? कंट्राडिक्शन आ गई। तो इसका मतलब है कि हमारे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं है, बल्कि हमारे पास सिर्फ और सिर्फ एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा।
तो मैं एक दफ़ा रिकॉल कर दूं सारा जो हमने प्रोसेस किया है इस थ्योरम में। तो हमने इस थ्योरम में ये शो करना था कि हमारे पास अगर रेगुलर एसएल सिस्टम है और इन बाउंड्री रेगुलर बाउंड्री कंडीशंस के साथ, तो हमारे पास लैम्डा की एक वैल्यू के लिए हमारे पास एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन आएगा। मैंने शो ये करना था कि एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो मैंने फ़र्ज़ कर लिया कि मेरे पास दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन है, तो वो दोनों हमारी गिवन इक्वेशन को सेटिस्फाई करेंगे और साथ बाउंड्री कंडीशंस को भी सेटिस्फाई करेंगे। तो जब मैंने बाउंड्री कंडीशंस को सेटिस्फाई करवाया, फिर मैंने यहाँ से क्या किया कि यहाँ इस वाले एक मैंने सेम बनाना था, इसको साई प्राइम से मल्टीप्लाई किया, इसको फाई प्राइम से मल्टीप्लाई किया, ये रकमें बराबर हो गई, इनको माइनस किया, तो यहाँ से मुझे ये वाली वैल्यू मिलेगी। यहाँ पे मैंने ये फ़र्ज़ किया था कि अल्फ़ा 1 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है, तो इनकी प्रोडक्ट 0 के इक्वल आई है। अगर अल्फ़ा 1 0 के इक्वल नहीं है तो मतलब रॉस्कियन जो है वो 0 के इक्वल है। तो रॉस्कियन की ये प्रॉपर्टी होती है, अगर किसी एक पॉइंट पे आंसर 0 है तो फिर वो उस पूरे सेट के ऊपर आंसर क्या देता है, 0 देता है। तो जब रॉस्कियन 0 आ जाए तो इसका मतलब होता है कि वो आपके लीनियरली डिपेंडेंट फंक्शन है। तो ये हमारे पास लीनियरली डिपेंडेंट आ गए, लेकिन हमने तो फ़र्ज़ किया था कि ये लीनियरली इंडिपेंडेंट है, तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है हमारी सपोजिशन को। इसका मतलब है कि दो लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन नहीं बल्कि हमारे पास एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन होगा। ओके, अगर हम यहाँ पे एक बात जो मैंने यहाँ फ़र्ज़ की थी कि अल्फ़ा 1 0 के इक्वल नहीं है, तो अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि अल्फ़ा 1 जो है वो 0 के इक्वल है, तो क्या होगा? अगर मैं ये कहूँगा अल्फ़ा 1 0 के इक्वल है, तो ये रकम भी 0 हो जाएगी और ये वाली रकम भी मेरी क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। तो मेरे पास ये दो रकमें बचेंगी, ठीक है। अब हम इसको इससे मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, बल्कि हम क्या करेंगे, इस दफ़ा हमने बेसिकली हमारा टारगेट है रॉस्कियन बनाना, तो साई प्राइम के साथ हमारा फाई होना चाहिए और हमारा फाई प्राइम के साथ क्या होना चाहिए, साई ऑफ ए होना चाहिए। तो इस वाली को हम मल्टीप्लाई करते हैं किससे, साई ऑफ ए से। तो ये मेरे पास आ जाएगा अल्फ़ा 2 और फाई प्राइम ऑफ ए और साई ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0 आ जाएगा। और इस वाली के साथ साई प्राइम के साथ मेरा क्या होना चाहिए, फाई ऑफ ए होना चाहिए। तो इस वाली को हम मल्टीप्लाई करते हैं फाई ऑफ ए से, तो ये आ जाएगा अल्फ़ा 2 और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास फाई ऑफ ए और साई प्राइम ऑफ ए इज़ इक्वल टू 0, ठीक है। ओके, अब हम क्या करते हैं, अब हमने रॉस्कियन बनाना है, तो फाई वाली रकम पहले होनी चाहिए और साई प्राइम यानी फाई ऑफ ए साई प्राइम वाली पहले होनी चाहिए। तो हम इन दोनों को माइनस कर देते हैं। तो जब मैं माइनस करूँगा तो क्या होगा, यानी इस वाली को ऊपर रख लेते हैं, इस वाली को नीचे रख लेते हैं। बस इतना फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि दोनों के साथ आप, या इसको आप सिंपली कह सकते हैं राइट हैंड साइड 0 है, तो इधर भी माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं, इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे वही रकम आ जाएगी। तो इन दोनों को जब लिखेंगे तो ये रकम पहले आ जाएगी, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास अल्फ़ा 2 और यहाँ भी आपके पास क्या आ जाएगा, अल्फ़ा 2 आ जाएगा। अब यहाँ से अल्फ़ा 1 की बजाय क्या कॉमन आ जाएगा, अल्फ़ा 2 कॉमन आ जाएगा और ये दोबारा आपका क्या बन जाएगा, इधर रॉस्कियन बन जाएगा। तो दोबारा रॉस्कियन जो है, अब हमने ये कहा हुआ है कि अल्फ़ा 1 0 है लेकिन अल्फ़ा 2 जो है वो 0 के इक्वल नहीं है। अब अल्फ़ा 2 0 के इक्वल नहीं है, इसका मतलब है कि आपके पास ये रॉस्कियन जो है वो किसके इक्वल है, 0 के इक्वल है। अगर रॉस्कियन 0 हो गया तो इसका मतलब है कि दोबारा दोनों फंक्शन क्या हो गए, लीनियरली डिपेंडेंट हो गए। तो ये कंट्राडिक्शन आ गई है, तो इसका मतलब है कि इससे फ़र्क नहीं पड़ता। तो हम ये पहले दोनों के लिए मैंने प्रूव कर दिया कि अगर अल्फ़ा 1 जो है वो नॉट 0 लेंगे तो हमारे पास, हम सेकंड वाले को एलिमिनेट किया था हमने। अगर हम ये फ़र्ज़ कर लें कि अगर अल्फ़ा 1 0 के इक्वल है, यहाँ पे अल्फ़ा 1 0 के इक्वल है, तो अल्फ़ा 2 वाली टर्म्स बचेंगी। तो सिमिलरली फिर हम इस तरह मल्टीप्लाई करेंगे, तो यहाँ पे हमारा क्या बनना चाहिए, रॉस्कियन बनना चाहिए। तो जब रॉस्कियन बनेगा तो हम उसको शो कर देंगे कि वो 0 के इक्वल है, और रॉस्कियन 0 के इक्वल शो करता है कि जो फंक्शन है वो लीनियरली डिपेंडेंट है। तो ये हमारी कंट्राडिक्शन आ जाएगी। तो इस तरह प्रूव हो जाएगा कि अगर हमारे पास एक आइगन वैल्यू है तो उसके करस्पॉन्डिंग हमें एक ही लीनियरली इंडिपेंडेंट सोल्यूशन मिलेगा।